आप बहुत सारे पेशेंट को देखे होंगे जिनका 60 ईयर्स 70 ईयर्स एज हो जाता है और वो आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि मेरा हाथ कांप रहा है या चलने में दिक्कत हो रही है। तो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन का काम है दोनों मिल के ये डिसाइड करते हैं कि हम इनको दवाई से ठीक कर सकते हैं कि इनका ऑपरेशन लगेगा। मुझे यहाँ काम करते हुए जिसमें 1 साल से ज़्यादा अवसर में रहा हूँ। मैं इम्यून का बात का ही बहुत अच्छा। मुझे न्यूरो सर्जरी हमेशा से बहुत दिलचस्प है। मुझे न्यूरो सर्जरी बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार डेली झांकी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलिया कसीर। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हम सब के जीवन में काफी ज्यादा जरूरी है, यानी नर्वस सिस्टम और ब्रेन। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ है सर्दी एसक्यू हॉस्पिटल धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर चेतन आनी जी, जो कई सालों से ब्रेन और स्पाइन के रोगों में काम कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से हम अपने ब्रेन को और अपने नर्वस सिस्टम को क्यों कर सकते हैं या इस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। कम सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर मैं आपसे पहले कि आप अपने बारे में कुछ बताएं कि सर के अस्पताल में आप कब से काम कर रहे हैं। जी, मुझे यहाँ काम करते हुए जिसमें 1 साल से ज़्यादा अवसर में रहा हूँ। मैं इम्यून का धनबाद का ही बहुत अच्छा। मैं PMC धनबाद से अपना MBBS किया। स्कूलिंग भी मेरी यही नौकरी CMRI से हुई है। मैंने NS जनरल सर्जरी अपना रांची रेलवे से किया है और NCH मैंने तो आप MBBS करने के बाद यूँ ही आप जिस फील्ड में है न्यूरो सर्जन के फील्ड में है, तो उसमें क्यों है आपका क्या नहीं है। मुझे न्यूरो सर्जरी हमेशा से बहुत दिलचस्प है। मुझे न्यूरो सर्जरी बहुत अच्छा लगता है। मुझे और कोई सब्जेक्ट का मैं कभी चॉइस नहीं था। मुझे शुरू से था कि मैं कुछ भी करूँ आफ्टर एमबीबीएस तो मुझे सर्जन मिल जाए, तो इसलिए मेरा पूरा फोकस शुरू से उसी की तरफ सर्जन में। सर एक ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो कि आमतौर पर लोगों में रहता है कि न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन, इन दो चीजों में लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो क्या आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। सर देखिए 3 चीज हो जाता है, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक न्यूरोसर्जन और एक साइकेट्रिस्ट। जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो उन चीजों को देखते हैं यहाँ पे सर्जरी नहीं हो पाएगा। हमारा काम है कि उन प्रॉब्लम को देखना जिनका इलाज सर्जरी है, और हमारा पहला प्रयास होता है कि हम सर्जरी ना करें, लेकिन जब सर्जरी की जरूरत पड़े तो उनका सर्जरी किया जा सकता है। प्लस न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हो गए वो लोग जिनको मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है उनके लिए। तो ये 3 तरह के विभाग हो गए, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट। तो जो न्यूरोलॉजिस्ट हो गए वो DM न्यूरो हो गए, जिसको TM कहते हैं। हम लोग MCH। हमारे जो दर्शक हैं वो आम लोग हैं, तो आप बिल्कुल आम से भाषा में अगर समझा पाए तो। जैसे जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो आप बहुत सारे पेशेंट को देखे होंगे जिनका 60 ईयर्स 70 ईयर्स एज हो जाता है और वो आपके पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि मेरा हाथ कांप रहा है या चलने में दिक्कत हो रही है। तो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन का काम है दोनों मिल के ये डिसाइड करते हैं कि हम इनको दवाई से ठीक कर सकते हैं कि इनका ऑपरेशन लगेगा। जिनको दवाई से ठीक कर सकते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट, जिनको दवाई कंटिन्यू करते हैं, और जिनको लगता है कि नहीं इनको दवाई से काम नहीं चलेगा तो हम और वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें उनका सर्जरी करना है और हम उनका सर्जरी। एक और काफी क्रिटिकल है, लोग इस बात में भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ, इन दो चीजों में अक्सर लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आप ये दोनों किस तरह से अलग हुए और इनमें क्या सेम है आप। देखिए आज के दिन में मेंटल हेल्थ है कि आज के दिन में लोग भाग रहे हैं, सुबह से शाम काम में पड़े हैं, हर तरह का प्रेशर है। तो मेंटल हेल्थ आप उसको बोल सकते हैं। और जो आप ब्रेन हेल्थ बोलना चाहते हैं वही जो मैंने आपको बताया कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन, जो उनको कोई प्रॉब्लम है, अंदर में कोई पैथोलॉजी है जिसका इलाज होना चाहिए, जिसके लिए देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दवाई चली, क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दोनों अलग चीज है। और आज के दिन में हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं कहीं ना कहीं
उनको दोनों प्रॉब्लम रहता है, तो हम लोग को वो डील करें। सर क्या हम कह सकते हैं कि ब्रेन की प्रॉब्लम एक फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि वो एक बीमारी होती है, और मेंटल हेल्थ यानी ब्रेन हेल्थ एक फिजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं और मेंटल हेल्थ एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। मैम साइकोलॉजिकल बोलना मुझे लगता है कि सही नहीं होगा, क्योंकि लोग कई तरह के दबाव में रहते हैं। आप नहीं जानते कि वो किस दबाव में है, क्या दबाव में है। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होता है कि उनके दिमाग के अंदर कोई दिक्कत है जिसके कारण उनको वो दिक्कत हो रही है। हो सकता है कि उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी हमारे पास आज से 3 दिन पहले एक महिला आई, उसको पिछले 2 साल के सर में दर्द है, वो चल नहीं पा रही है, उसको उल्टी हो रहा है, उसको लग रहा है कि ऐसे ही है। हमने एक सिंपल एमआरआई किया, उसको ब्रेन ट्यूमर है। तो मैं ये डेफिनेशन ऐसे बोल पाना बहुत डिफिकल्ट है। किसी भी पेशेंट को लगता है कि मुझे कोई दिक्कत है, उसे अपना थोड़ा समय निकाल के एक बार चेकअप कराना चाहिए। हो सकता है उसे कुछ नहीं निकले, बहुत अच्छी बात, जिंदगी भर वो फ्री है किसी भी दवाई से, किसी भी टेंशन से। लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो सही समय का इलाज हो गया है। हम लोग लाइन लोग को जानते हैं जिनको ब्रेन में ट्यूमर है और वो बस सर की दर्द की दवाई खा गए, इससे उनको तभी प्रॉब्लम तो कम, उनको प्रॉपर इलाज की जरूरत। तो ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थ ऑलमोस्ट मैच कर रही है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि धनबाद में मेंटल हेल्थ और ब्रेन हेल्थ को लेकर अवेयरनेस कम है या इस पर और काम करने की जरूरत है? मैम अवेयरनेस तो बहुत है, लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर डॉक्टर कुछ जांच बोल रहा है और ये कुछ उसको लग रहा है, तो वो डॉक्टर को थोड़ा भरोसा रखती है, उनको वो जांच करने की। क्या पता कुछ नहीं निकले, क्या पता कुछ निकले तो उसका इलाज संभव और वो ठीक होगा। हम हमारे मैंने पिछले 1 साल में बहुत पेशेंट को देखा है जिनको ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, क्योंकि बिना ऑपरेशन वो खेती नहीं, वो डेली परेशान है, दवाई खा रहे हैं, उन दवाई से उनको कभी आराम नहीं है। उस वक्त आराम है, लेकिन वो ऑपरेशन करा लेते, उनका बचा हुआ जिंदगी बिना दर्द, बिना दवाई और बिना किसी रेस्ट्रिक्शन। अभी हमारे पास एक पेशेंट आया, बुढ़िया बुजुर्ग आदमी, उनका एमआरआई हुआ, उसमें उनको प्रॉब्लम नहीं था, हमने जांच किया ऑपरेशन से करने। अब उनको ये समझाया उनके सर में नॉर्मल से अधिक पानी जमा है। उनका सिंपल सा ऑपरेशन ही, हम एक पाइप डालते कोई उसका रास्ता बनाते, जिंदगी भर जो भी कष्ट है उनको, चाहे याददाश्त हो, चाहे चलने का, सब कुछ बदल जाता है वो सिंपल एक ऑपरेशन। वही दूसरे पेशेंट हैं जिनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि उनको ऑपरेशन बोला जाए, उनके पास बस सिंपल है दवाई चलना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप सही इलाज, बहुत ही जरूरत है, और सही सजेशन कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे ये दिक्कत है। बहुत लोग हमारे पास आते हैं माइग्रेन है, उनको माइग्रेन ये नहीं, उनको कुछ और होता है। बहुत लोग आते हैं कि बोलते हैं कि हमें स्पॉन्डिलाइटिस है, तो अवेयरनेस की तो मुझे लगता है कि सख्त जरूरत है। और मैं यही कहूँगा कि एक बार जांच जरूर कराएं कि आप आश्वस्त रहें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर धनबाद जैसे हरन जी को औद्योगिक क्षेत्र में एज ए न्यूरो सर्जन आपको किन चुनौतियों का ज्यादा सामना करना? बाद में मनी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों को बैकएक है जो पिछले 10 साल 12 साल से सिर्फ दवाई खा रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ के लोगों को लगता है कि ब्रेन हैमरेज मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो समय था कि जब ब्रेन हैमरेज होने के कारण लोग नहीं कर पाते, अब वो समय था ब्रेन हैमरेज होने के बाद भी लोग बचते हैं। अब पहले जैसे नहीं रह पाते। मैं ये बोलूँगा कि किसी को ब्रेन हैमरेज हुई थे वो पहले जैसे ठीक रहे, ये सब पेशेंट जैसे कुछ होते हैं लेकिन कुछ बचते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। दूसरा, लोगों के
ये नहीं एहसास है कि आप सही समय पे ऑपरेशन करा लिए। जैसे कई लोगों का एक्सीडेंट होता है, वो बाहर जा नहीं सकता, लेकिन वो यहीं पे रहते सही समय पे ऑपरेशन कराने बहुत अच्छी पिकअप हुई। इस अस्पताल में आप जो भी एक अच्छे अस्पताल में ढूंढते हैं, एमआरआई से लेके सीटी स्कैन से लेके डीएसए, जो भी सब कुछ उपलब्ध है। अभी हमने एक सप्ताह पहले एक लेडी के दिमाग में उनका गोला बने है, उसको हम लोग ब्रेन एनेरिज्म कर, हमने उनका कॉलिंग की, पहला केस था। पेशेंट अभी होश में है, पूरी तरह से नहीं आई है लेकिन होश में आ गई। समय लगता है हमारे पेशेंट को, कम से कम नहीं तो 20 से 25 दिन में चलता है होश में भी। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर समय देंगे तो भी किस संभव है, तुरंत चाहे तो संभव नहीं, समय लगता है, बहुत समय, लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सर, ब्रेन हेमरेज के बाद कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि पेशेंट अपने रेगुलर डाइट यानी कि जिस तरह वो कहने थे वो उसी तरह से इस तरह से लाइफ स्टाइल अपने यूज हो? मैम ये डिपेंड करता है किस तरह का ब्रेन हैमरेज हो। ब्रेन हैमरेज कई प्रकार का होता है। ब्रेन हैमरेज ऐसी भी होती है जिनमें पेशेंट नहीं फंस पाते, और ब्रेन हैमरेज ऐसे भी होते हैं जिनमें पेशेंट को मालूम ही नहीं है कि ब्रेन हैमरेज हो और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस तरह का हैमरेज देता है। अगर छोटा हैमरेज है और ऐसी जगह में है जहाँ से उसको नुकसान नहीं होगा, वो नॉर्मल लाइफ है, उसको कोई शिकायत भी नहीं रहेगी कि अच्छा मुझे कुछ हुआ। ऐसे भी लाइफ पेशेंट हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ता है, जो लंबा समय आईसीयू में रहते हैं, वेंटिलेटर पे रहते हैं, लेकिन रिकवर है। और कई पीपल ऐसे भी हैं जो नहीं बच रहे। तो वो डिपेंड करता है कि मैं किस अवस्था में हमारे पास है। हमारे पास तीनों तरह के किसी, जो हमारे और आपकी तरह अभी नॉर्मल जिंदगी जी रहे, कुछ ऐसे भी हैं जो वेंटिलेटर से निकल के बेड पे हैं लेकिन आगे उनका अच्छा ही हम उम्मीद कर सकते तो अच्छा करेंगे, पहले जैसा नहीं लेकिन इंडिपेंडेंट लाइफ करेंगे। और कुछ ऐसे भी है जो मेन तरह। सिर्फ पैरालिसिस अटैक क्यों आता है और उसके बाद पेशेंट के रेगुलर लाइफ के दौरान लाइफ में उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पैरालिसिस अटैक बहुत तरह के होता है। एक, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करें तो एक इस्केमिक हो गया और एक हेमरेजिक हो गया। इस्केमिक मतलब खून का सप्लाई दिमाग के उस जगह तो बंद होना, और हेमरेजिक हो गया हम ब्रेन हेमरेज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा खून बहेगा। जो इस्केमिक होते हैं उसमें भी कई प्रकार के हैं, जिसको कई बार हम लोग स्मॉल वेसल डिजीज कहते हैं, किसी को लार्ज वेसल डिजीज कहते हैं। स्मॉल वेसल वाले डिजीज हमारे पास अगर सही समय पे है, यानी अगर जब उनको कमजोरी आ रही है और वो हमारे पास अगले 6 घंटे में आ जाए, तो हम लोग के हमारे यहाँ दवाई है जिनसे हम उस व्यक्ति को फॉर्मुलाइज कह सकते हैं, उसको हम लोग फॉर्मुलाइसिस जो हम लोग यहाँ करते हैं, उससे कई पेशेंट का जो पूरा अंग ही चला जाता है, वो थोड़ा ही सा नुकसान होता है, वो अपनी दिनचर्या में वापस लौट जाता है, उनको मालूम भी नहीं होता। और फिर एक लार्ज वेसल लीक होता है जिसमें एक मेजर वेसल खून का थक्का जाम कर देता है, उसमें हम लोग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। वो अगर हमारे पास 24 घंटे के अंदर है तो ही संभव है, नहीं तो फिर अभी नहीं करना। इसीलिए समय पे सही जगह और सही इलाज बहुत जरूरत है, इससे रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। क्या ऐसे भी कोई संभावना है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से पहले कोई सिम्टम्स पेशेंट में दिखता हो? मैम, जिनको भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ पहले से बीमारी रहती है। 90% तो आप देखने जाएगा तो क्या आप कभी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी यानी मोटापा, ओल्ड एज, ये आपको मिलेगा। दूसरा, उनका पहले से कुछ ना कुछ सिम्टम्स आते हैं। वैसे जब पैरालिसिस आता है उसको हम लोग, हमारे यहाँ उसको समझाने की हम लोग डी फास्ट कहते हैं। डी फास्ट मतलब डी से बैलेंस, मतलब चलने फिरने में दिक्कत है। ई से आई मतलब आंखों में रोशनी में कुछ कमी। टी मतलब टाइम, और एस एस की बोलने में जो दिक्कत होती है उनको अकॉर्डिंग में खुश हो, तो इसीलिए ये अगर उनको समझ में आ रहा है तो नहीं जल्द से जल्द
तो आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि माइग्रेन और डिजीनेस, नर्वनेस, ये लोगों ने काफी ज्यादा देखा जा रहा और लोगों से इग्नोर हो रहे, तो क्या ये किसी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है? मैम, माइग्रेन अगर है तो माइग्रेन हम सबसे लास्ट में पहुँचते हैं। पहले हम बाकी बीमारी रूल आउट कर देते हैं कि वो नहीं है, तब हम बोलते हैं पेशेंट को माइग्रेन है। जहाँ तक क्लीनिनेस का सवाल है, अगर किसी भी पेशेंट को चक्कर आ रहा है बार बार, उसे एक बार न्यूरोसर्जन से और कार्डियोलॉजिस्ट दोनों से लेनी चाहिए। हो सकता है उसको दिमाग का ना प्रॉब्लम हो तो दिल का प्रॉब्लम हो, या ये भी हो सकता है उसको दिल का नहीं हो तो दिमाग का प्रॉब्लम। एक बार रूल आउट कर लेगा। कई बार हमने देखा है कि हमारे पास पेशेंट आए, उनको दिल का कुछ प्रॉब्लम निकला है, दिल में कुछ छेद है या वो, और कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आए हैं कि उनका दिल नॉर्मल है लेकिन उनके खून के रास्ते में कहीं रुकावट है कुछ या कई बार हमको ये भी मिला है कि पेशेंट माइग्रेन कंप्लेन कर रहे हो लेकिन उनको कोई और प्रॉब्लम है जिनका इलाज तो चला मन को वो और नमनेस, नमनेस बहुत सारे कारण से होते हैं। उनमें से प्राथमिक के लिए कारण हो सकता है अगर आपको डायबिटीज है। दूसरा, आप किस तरह का काम करते हैं, आपका आप एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे भारी सामान उठाना, इधर से उधर करना कॉमन है, तो हो सकता है आपका नस तो दब रहा हो। हमें वो देखना पर इसलिए हमारा ही कहते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि उन्हें वो नमनेस सोते वक्त फील होता है, ब्रेन से लेकर पूरे बॉडी। तो ये किस सीरियस प्रॉब्लम है, किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है या कुछ अलग है? मैम, कई चीजें हमारे पास इस तरह के फैमिलीज के साथ आते हैं। जितने को हमने देखा है अभी तक, उसको कुछ प्रॉब्लम्स निकलते हैं ब्रेन, कुछ को हार्ट रिलेटेड इश्यूज निकलते हैं, कुछ को लंग रिलेटेड इश्यूज भी निकलते हैं, उनके लंग्स में भी कुछ इश्यूज है। तो वो जांच करने पे नहीं है उनकी हमारी ऐसे ना, क्योंकि हम ऐसे कंफर्म नहीं बोल सकते। फिर क्या होगा कि उनको ये लगेगा कि अच्छा मुझे ऐसा हुआ तो मुझे अच्छा, तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए कोई क्योर लाइक अपने डाइट को या कह सकते हैं मेडिटेशन के जरिए हम बचाव कर सकते हैं अपना, ऐसा कोई पॉसिबल? मेडिटेशन से मैम आपको जो आपने मेंटल हेल्थ के बारे में शुरू में बताया, मेडिटेशन आपके मेंटल हेल्थ में हेल्प करता है। बाकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं डिपेंड करता है मैम कि इसका क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्योर है। कुछ प्रॉब्लम ऐसे नहीं जिनका जिंदगी भर दवाई चलता है, दवाई से हमेशा चलता रहेगा, चाहे अल्जाइमर्स हो, पार्किंसनिज्म है, हंटिंगटन्स हो या सेरेब्रल पाल्सी। ये जब से बीमारी निकलती है क्या हम खोज पाते, इसके बाद लगातार दवाई का डोज ऊपर नीचे करते हुए पेशेंट को मैनेज कर सकते। कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी हैं जिनमें दिमाग का इंफेक्शन हो, दिमाग का मुखबरी हो, जैसे इस क्षेत्र में दिमाग का टीबी बहुत कॉमन है। उन कुछ पेशेंट्स का टीबी हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, कुछ पेशेंट के टीबी में हमें दिमाग में ऑपरेशन करना होता है, कुछ पेशेंट में हमें दिमाग के में जो पानी बह रहा है उसका रास्ता बदलना पड़ता है, कुछ पेशेंट में हमें दिमाग में डायरेक्ट दवाई डालनी पड़ती है। तो पेशेंट टू पेशेंट बीमारी का लेवल वो ट्रीटमेंट से। कोई ऐसी बीमारी जो ब्रेन या स्पाइन से जो बहुत ही कॉमन है? नर्व कंप्रेशन बहुत कॉमन है और बहुत लोगों को। धनबाद में ये इसके पेशेंट कितने हैं? ऑलमोस्ट मुझे लगता है हर 10 में 2 पेशेंट हैं। लेकिन हर पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, हर पेशेंट को दवाई की भी जरूरत नहीं है, बस सही वक्त पे सही है। हाँ, इनमें से कुछ ऐसे भी पेशेंट है जो 10 साल से दवाई खा रहे हैं, जो लंबे समय से दवाई खा रहे हैं, 6 महीना 7 महीने सालों से, उनको ऑपरेशन की जरूरत। क्यों? क्योंकि अगर वो सही वक्त पे ऑपरेशन करा लेंगे या करा लेते तो अभी उनको ना दवाई खाने की प्रॉब्लम होती, दूसरा वो बीमारी वही रुक जाती, बढ़ती नहीं। लंबे समय से जब नर्व पे दबाव बना रहता है तो उसमें क्रोनिक चेंजेस आते हैं। एक बार कहीं पे भी क्रोनिक चेंजेस आ गए ना, फिर उसको रिवर्ट बैक करना। ब्रेन का स्ट्रोक या नर्व स्ट्रोक कह सकते हैं, और पैरालिसिस के बाद क्या पेशेंट को ऑन लाइफ मेडिसिन में ही रिकवर होना पड़ता है या तो कोई
पॉसिबल सॉल्यूशन, कंप्लीटली सॉल्यूशन है? मैम डिपेंड करता है किसी जो आपने क्वेश्चन पूछा वो क्यों हुआ। अगर उनको बीपी के कारण हो, उनको ताज़िंदगी की दवाई चाहिए। अगर उनको, जैसे मैंने आपको सिंधी बताया, इस्टमिक स्ट्रोक के कारण उनको पूरी जिंदगी दवाई नहीं है। अगर हेमरेज, मैम इन पेशेंट को तो जो इसमें स्ट्रोक वाले हैं इनको दवाई खानी पूरी जिंदगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस होता है कि एक तो आ गया, दूसरा ना आ पाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग दवाई चलाते हैं। जिनको जिनका हेमरेज हुआ उनको दोबारा ना हो उसके लिए दवाई चलता रहा। उसमें हम यही बोलेंगे इस एक या दो दवाई पे वो पूरी जिंदगी निभा सकते हैं। उनको ऐसा नहीं कि 10 या 20 गोली खाने की दवा है, 1 से 2 गोली मैक्सिमम और पूरा जिंदगी नॉन है। क्या ये कर रहे हैं हम? एकदम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। इनको हम मुश्किल से 2 दवाई के रखते हैं और वो उनको कोई दिक्कत नहीं। आप देख के भी नहीं बोल सकते कि इनको स्ट्रोक हुआ। फिर शेख में सर्जरी कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक सर्जरी, तो क्या बहरबाद के वो सारी सुविधाएं हैं? मैं अभी एआई और रोबोटिक सर्जरी एज ऑफ न्यूरो सर्जरी में, ब्रेन सर्जरी में उतना नहीं है। एआई का जो यूज है वो दूसरी चीज के लिए। एआई विजुअल असिस्टेंस के लिए। विजुअल असिस्टेंस में क्या कर किया जा रहा है कि जैसे हमने एमआरआई किया, हमारे यहाँ एमआरआई हुआ, एमआरआई डायरेक्ट ओटी में आ जाएगा उसका वीडियो। हम उस वीडियो को हमारे पास जो अभी गॉगल्स आते हैं 3D गॉगल, उस वीडियो को डायरेक्ट 3D गॉगल्स में लिया जाता है। उस गॉगल से हम डायरेक्ट ब्रेन में देखते हैं। वो इलाज काफी महंगा और वो मशीनें भी काफी महंगी। अभी हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम बेसिक मतलब जो प्राथमिक, पिस्टनिंग स्ट्रोक हो गया, हेमरेजिक स्ट्रोक हो गया, जो ट्रॉमा के केसेस हैं जिनको सही समय पे इलाज ना मिलने के कारण वो बच नहीं पाते हैं, जो एनेरिज्म के केसेस हैं इनको सही समय पे ये मालूम ही नहीं रहा कि मेरे दिमाग में खून का गोला था जो फट गया जिसके कारण हमको दिक्कत हुई। हमारा फोकस अभी उन सब पे है, क्योंकि अगर वो हम उन्हीं को हेल्प नहीं कर पाएंगे तो हम है। और अभी एआई मेडिकल फील्ड में बहुत ही नेसेंट स्टेज पे, मतलब बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे। एआई का रोल हमारे फील्ड में है बहुत, लेकिन उसको इसमें ले आ पाना इतना आसान नहीं है। एक काफी कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में कि मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसका क्या मैम बहुत कारण से मेमोरी लॉस होता है। सबसे पहला और कॉमन कारण जो हमारे पास यहाँ पे लोग आते हैं, एक्सीडेंट के कारण। एक्सीडेंट के कारण मेमोरी लॉस कॉमन चीज है, उसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप देखेंगे आज के दिन में कई बड़े मतलब यंग लोग भी आ रहे हैं मेमोरी लॉस के साथ। मैं उनको यही सलाह दूंगा कि अगर आप कम उम्र के हैं, 30, 35, 40, 45, 50, आप एक बार अपना जांच सही तरीके से करें। हो सकता है कि आप को कुछ और हो। मेमोरी लॉस के बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत तरह की मेमोरी लॉस होती है। अगर आप उनका सही वक्त पे सही जांच और सही इलाज करा पाए तो आप उसको रोक पाएंगे या कुछ दिन डिले कर पाएंगे। और कुछ हमारे पास आते हैं 60 साल या उसके ऊपर, उनका अलग प्रॉब्लम है। उनमें भी अगर वो सही समय पे आए तो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारे पास एक पेशेंट आया जिसको मेमोरी लॉस, लेकिन उसका मेमोरी लॉस ऑपरेशन से ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट हैं देखकर कुछ ऑपरेशन नहीं करना सकते, उनको बस दवाई दे सकते और दवाई से उनको थोड़ा डिले किया जा सकता है, समय के साथ वो बढ़े, लेकिन दवाई से स्टिल रहती है। सर, आप जैसे कि हम लोगों ने पहले भी अवेयरनेस से रिलेटेड बात की, तो आप हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे, उनको किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है? ऐसी कौन सी सिम्टम्स उसमें आ रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? मैं मेमोरी लॉस में यही बोलूंगा कि अगर आप 60 या 60 साल से ऊपर के हैं, मेमोरी लॉस भी और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, तो आप अवेयरनेस के लिए हमारे दर्शकों को क्या संदेश? मैं अवेयरनेस के लिए आपको कुल यही संदेश देना चाहूंगा कि आप सही वक्त पे सही जगह और सही डॉक्टर, सही अस्पताल और सही जांच बहुत मायने रखता है। अब सभी बीमारियों का पद्धति में बदलाव आया,
हर बीमारी में अब जांच अनिवार्य है। और जो आप प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी मजबूरी है कि हमें एमआरआई लिखना पड़ता है। एमआरआई से बहुत फर्क पड़ता है। हम कई पेशेंट को जानते हैं जिनका कुछ और प्रॉब्लम्स था, हम कुछ बाद में एमआरआई होने पे कुछ और निकला। आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ टीबी, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस बहुत ही कॉमन बीमारी है। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको ये टीबी है या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है। कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके दिमाग में सूजन है, कि दिमाग में पानी ज्यादा भरा पड़ा है। इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि आप सही जगह, सही अस्पताल, सही डॉक्टर और सही इलाज और वक्त रह के कराएंगे तो आपके और आपके परिवार के जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि सही वक्त पे सही इलाज करने से पेशेंट ही नहीं, पेशेंट के परिवार का भी लाइफ बल्कि बरकरार। एक और सवाल और आखिरी सवाल ये है कि कहा जाता है कि ब्रेन से रिलेटेड ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मैम, ब्रेन से रिलेटेड ट्रीटमेंट कॉस्टली नहीं है। ब्रेन से रिलेटेड ट्रीटमेंट के टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट अभी में मान लीजिए किसी का ऑपरेशन, वो हमारे पास अभी 20 से 25 दिन रहता। 25 दिन आप आईसीयू नहीं, थोड़ा खर्च बढ़ता है लेकिन आपको रिजल्ट भी नहीं है। पेशेंट आपके सही ओके घर वापस जाते। हम लोग यहाँ पे वैसे भी पेशेंट को देखे हैं जिनका 3-4 ऑपरेशन दे देता होगा, पेशेंट सही होके घर एकदम नॉर्मल। और ऐसे भी पेशेंट हैं जिनमें हमने कई बहुत प्रयास किया है लेकिन तब भी रिजल्ट नहीं है। वो बात अलग है, लेकिन समय जो ब्रेन सर्जरी में लगती है उसके कारण कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लेकिन तब भी धनबाद ही शर्ती अस्पताल में उतना कॉस्ट नहीं लगता है जितना आपको कोलकाता या दिल्ली या चेन्नई में लगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर चेतन आनंद जी। अगर हम इनकी बातों को वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम काफ़ी ऐसे और ऐसी परेशानियां हैं जो कि हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइन से जुड़े हुए हैं, तो हम उसे समय रहते भी रोक सकते हैं।